मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत आज तारीख है 3 मई 2023। 3 मई 2023 के दैनिक समसामयिकी के तहत हम लोग डेली 5 बड़े करंट अफेयर्स देखते हैं, उसका फुल डिस्कशन करते हैं और साथ में हम लोग डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला का क्या लगाते हैं, एक टेस्ट रिवीजन टेस्ट भी करते हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आपको जो अन्य जानकारी, अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक दिखेंगे वो प्रमुख निधन एवं नियुक्ति होंगे, प्रमुख पुरस्कार, खेल विशेषांक, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ अंत में हम लोग प्रमुख इंपॉर्टेंट जो डे होंगे, दिवस होंगे, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 3 मई 2023। 3 मई 2023 के इस करंट अफेयर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी BP टेक्सास सिटी, ऑप्शन सी चीन ऑयल, ऑप्शन डी अरामको। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर रिफाइनरी। दोस्तों, कल मैंने एक करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत एक क्वेश्चन पूछा था और उसका डिस्कशन भी कराया था कि यूरोप की सबसे बड़ा जो तेल का आपूर्ति करता है यानी एक्सपोर्टर जो है वो कौन सा देश बना है? तो उसका आंसर था भारत, यानी हम लोगों का प्यारा देश भारत सऊदी अरब को पछाड़कर, जो कभी यूरोप में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता था उसको पछाड़कर भारत जो है सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन था रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद जब रूस पे तमाम यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाया तो वहां से तेल का आपूर्ति उसको बंद हो गया और वही रूस का तेल जो है, कच्चा तेल भारत में आता है और भारत में आने के बाद उस कच्चे तेल को रिफाइन करके पुनः फिर उसको कहां भेजा जाता है? तो यूरोप तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार भारत जो है यूरोप का सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर बन गया है। तो वो जो एक्सपोर्टर बना है, तो उसी से संबंधित आज का एक प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, यानी कि जो हम लोग रूस से जो कच्चा तेल रहते हैं उसको शुद्ध करके रिफाइन करके हम लोग अलग भेजते हैं, तो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? तो उसका सही आंसर है दोस्तों जामनगर। और जामनगर कहाँ है? तो जामनगर गुजरात में है। और इससे प्रश्न अगर आपसे पूछे कि जामनगर ये जो रिफाइनरी है ये किसकी कंपनी है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री, वही मुकेश अंबानी वाली रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है। अगर बात करें कि अभी ये जो जामनगर रिफाइनरी है ये एक दिन में कितना तेल को रिफाइन करता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा लगभग 1.24 मिलियन बैरल। अब बैरल क्या होता है दोस्तों? तेल को बैरल में मापते हैं। संभवतः अभी एक बैरल में आपको 158 लगभग 159 लीटर तेल मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? जामनगर। अभी भारत जो है जामनगर के माध्यम से जो एक दिन में 1.24 मिलियन बैरल एक दिन में क्या करता है? तेल को रिफाइन करता है। अब हम लोग समझते हैं ये तेल रिफाइनरी क्या है। दोस्तों, दरअसल ऐसा है कि आप लोग को मालूम है कि भूगर्भ से, धरती के अंदर से जो तेल का परिशोधन जो किया जाता है, तो जो नीचे से जो पदार्थ मिलते हैं, पेट्रोलियम मिलते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम और पेट्रोल में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग जो जमीन के नीचे से जो कच्चा पदार्थ निकालते हैं जो अशुद्ध अवस्था में होता है, जिसे हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। और वही क्रूड ऑयल क्या है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक पदार्थ है, वही पेट्रोलियम को जब माने कंपनी में उसको शुद्ध किया जाता है तो पेट्रोलियम से ही अलग अलग पदार्थ, जैसे बात करें पेट्रोल का, बात करें डीजल का, बात करें केरोसिन का, बात करें LPG इत्यादि गैस, इससे क्या होता है? निकलता है। तो पेट्रोलियम जो है वो कच्चा पदार्थ, यानी हम लोग जो रूस से मंगाते हैं वो कच्चा तेल मंगाते हैं, वो शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, उसको शुद्ध किया जाता है रिफाइनरी में। तो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है तो उसको शुद्ध करने की भी कोई प्रक्रिया होगी दोस्तों, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। जो धरती के अंदर से जो कच्चा तेल निकलता है कुछ इस प्रकार से निकलता है क्रूड ऑयल। अब इसको जो है कंपनी में ले जाने के बाद इसका क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। अब क्रूड ऑयल को शुद्धिकरण करने के लिए इसमें प्रभाजी आसवन विधि, अब जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो तेल के शुद्धिकरण के 2 विधि से ज्ञान होंगे। देखिए, आसवन विधि क्या होता है? आसवन विधि में आपको क्या करना होता है कि इसमें भाप से पहले क्या किया जाता है? इसमें संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया में आपको वाष्प से
किसी चीज को द्रव में बदला जाता है। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये प्रभाजी आसवन को अभी इस आसान भाषा में आप ये समझो कि प्रभाजी आसवन से वैसे मिश्रण को, वैसे अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। तो जब हम लोग पेट्रोलियम की प्राप्ति करते हैं, वही जो क्रूड ऑयल होता है, उसी से अन्य पदार्थ, अलग अलग पदार्थ आपको निकलते हैं। और जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उसका क्वथनांक, क्योंकि जब वाष्प में बदलना है तो किसी चीज को आप गर्म करोगे, तो गर्म करने के लिए जो वाष्प में बदलोगे तो सबका कोई ना कोई क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। तो सारे पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें बहुत कम का अंतर होता है। और जो जितना बॉइलिंग पॉइंट पे अगर द्रव अवस्था में बदल जाता है तो वही उसका माने पदार्थ बन गया। अब जैसे कि देखो, अगर कुल मिला के अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे तो देखो, ये क्रूड ऑयल मेरा हो गया। जब क्रूड ऑयल हुआ तो इसको क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल को इसको गर्म किया जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 400 डिग्री सेल्सियस पे। अब 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होगा तो कोई भी चीज गर्म होता है तो वाष्प बनता है। अब पुनः वाष्प को क्या बदलना है, पुनः वाष्प से फिर हमको द्रव में बदलना है। तो अलग अलग पदार्थ का जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या होंगे, अलग अलग। अब ये क्रूड ऑयल को जब कंपनी में आप ले जाओगे रिफाइनरी में, तो इसको यहाँ से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस। जब गर्म किया जाएगा तो आप लोग को मालूम होना चाहिए गर्म हो कि ये क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। अब वाष्प बनेगा और वाष्प से पुनः इसको क्या बनाना है, तो पुनः इसको बनाना है द्रव। तो जो जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वो बन जाता है, वो तुरंत जो है पेट्रोलियम गैस, यानी घर में जो हम लोग एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं उसका क्वथनांक, यानी वो कितना डिग्री उसको टेम्परेचर मिल जाए कि वो द्रव अवस्था में बदल जाए, तो 25 डिग्री से कम। यही जो टेम्परेचर आप देख रहे हो 25 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर मिल जाए तो वो गैसोलीन, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। अगर कोई 60 से 180 डिग्री सेल्सियस तक जिसको टेम्परेचर मिल जाए, क्वथनांक बिंदु तक पहुंच जाए, तो उससे नेफ्ता बन जाता है। इस प्रकार आपको अन्य पदार्थ मिल जाएंगे। एक जैसे कि अगर 220 से 250 डिग्री सेल्सियस जिसको टेम्परेचर मिल जाता है क्वथनांक बिंदु, वाष्प वह पुनः वाष्प से किस चीज में बदल जाता है, तो डीजल में बदल जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में, जिसका प्रयोग हम लोग ट्रक चाहे अन्य गाड़ियों में करते हैं। अगर 250 से 300 की बात करें तो वो व्हील ऑयल में बदल जाता है। इस प्रकार से अगर 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल, जी वही लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसका प्रयोग हम लोग जो गाड़ियों में जो किसी भी पदार्थ को घर्षण से बचाने के लिए, स्मूथ करने के लिए जो लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है वही पदार्थ बनता है। और अंत में 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस जिसको टेम्परेचर मिलता है, तब जो वो पदार्थ बनता है जिसका प्रयोग हम लोग रोड में जो काले काले जो पदार्थ के रूप में करते हैं यहाँ किया जाता है। इस प्रकार से टोटल देखेंगे तो क्रूड ऑयल में आपको इसी प्रक्रिया द्वारा, और जिस प्रक्रिया का प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। और इसमें उसी पदार्थ का इस मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो जामनगर है वो कहाँ है। तो जामनगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिखेगा गुजरात में। ये कहाँ है, गुजरात में। आपको रेड पॉइंट आपको जहाँ दिख रहे हैं ये भारत की वो पॉइंट है जहाँ पे तेल का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। अगर मैं बात बिहार की करूँ तो बिहार में ये बरौनी नामक जगह पर क्या है, तेल शोधक कारखाना है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हल्दिया, इस प्रकार से देश के अन्य अन्य जगह पर क्या है, तेल शोधक कारखाना। अब एक स्टेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, असम में आप देखोगे तो असम में आपको डिगबोई मिलेगा, नुमली नगर मिलेगा, गुवाहाटी मिलेगा। इस प्रकार आपको बहुत सारे तेल शोधक कारखाना मिलेगा। यही कारण है कि डिगबोई को में असम को, यानी डिगबोई जो असम है उसे तेल नगरी के रूप में क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्या है, तेल शोधक कारखाना। अगर बात करें डिगबोई की, जो लोकेशन में मैंने आपको दिखाया था यहाँ वाला सबसे पूर्वी पॉइंट में जो डिगबोई होता है वो एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन, यानी पूरे एशिया की बात करें तो सबसे पहला जो तेल कुआं का जो खनन हुआ था वो कहाँ हुआ था, असम के डिगबोई में। 1901 ईस्वी में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी, ये जो शुरुआत किया गया था 1901 ईस्वी में, और डिगबोई में अभी तक उत्पादन करने वाली सबसे पुरानी तेल कुआं है। अब एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि अभी तक इतना जो तेल का उपयोग सब देश अपने अपने क्षेत्र में करते हैं, तो उपभोक्ता के मामले में भारत कितना नंबर पे आता है। तो दोस्तों पूरे विश्व की बात करें तो
तो तेल उपभोक्ता में नंबर 1 पर आता है आपका यूएसए। नंबर 2 की बात करेंगे तो चाइना, और जबकि नंबर 3 की बात करेंगे तो मेरा देश प्यारा देश भारत। भारत जो है उपभोक्ता के मामले यानी यूज के मामले में तेल में ये तीसरे नंबर पे आता है, और भारत में प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल एक दिन में क्या किया जाता है, तेल का खपत किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तेल का प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस विमान का इस्तेमाल किया। इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर दो उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया है उस ऑपरेशन का क्या नाम है। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दोगे। इस प्रश्न का ऑप्शन है राफेल, तेजस, C-70 ग्लोब मास्टर, हेरकुलस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा C-70 ग्लोब मास्टर। यानी सूडान में जो अभी फंसे भारतीय हैं उससे निकालने के लिए C-70 ग्लोब मास्टर जहाज का क्या किया गया है, वायुसेना के प्रयोग किया गया है। इस विमान की अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो ये कारगिल युद्ध में, लद्दाख में तथा अन्य उत्तर पूर्वी सीमाओं जैसे कठिन जगहों पर आसानी से ये क्या कर सकता है, उतर सकता है। इसका प्रयोग जो है यूक्रेन युद्ध में अपने नागरिकों को बचाने के लिए भी किया गया था। इस सबसे बड़ी खासियत दोस्तों इस विमान का है कि इसका बाहरी ढांचा इतना मजबूत है, यानी बाहर से इसका बनावट इतना मजबूत है कि इस पर राइफल का चाहे छोटे हथियार का फायरिंग का कोई असर भी नहीं होता है। उसके बाद इसकी खासियत है कि यह 3 हेलीकॉप्टर या 2 ट्रक को आसानी से अपने ऊपर में लटका के, जिसको कहते हैं एयर लिफ्ट करके क्या करता है, ऊपर उड़ सकता है। तो ये C-70 ग्लोब मास्टर की विशेषता है। दोस्तों मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस ऑपरेशन का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑपरेशन कावेरी। क्या है, ऑपरेशन कावेरी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस स्थान पे किया जा रहा है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन ई साउथ चाइना सी जिसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी अंडमान सागर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर। अब हम लोग देखते हैं ये आसियान के बारे में कि ये जो आसियान जो है ये इसके यहाँ जो क्या किया जा रहा है, एक अभ्यास किया जा रहा है कि भारत के साथ एक देश अपना हो गया भारत, और भारत के साथ आसियान में जितने भी कंट्री आते हैं वो दोनों मिल के ये नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास का नाम दिया गया है AIME 2023। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये आसियान आखिर कौन देश है। तो बात करें दोस्तों आसियान की, तो आसियान क्या है। तो दोस्तों आसियान का बात करें तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। अब देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कहाँ है। अगर हम वर्ल्ड मैप पे ले जाऊं तो देखो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये आपको एशिया दिख रहे होंगे। तो एशिया को अगर 4 दिशा में बांटोगे तो ये आपका दक्षिण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ये पूरा यहाँ एशिया वाला भाग है। अगर इसको इस भाग में बांटोगे तो ये इतना जो कंट्री इधर आ रहे हैं, इतना जो ये कंट्री है आपको किस दिशा में मिलेंगे, तो ये ना ही दक्षिण और ना ही पूर्ण रूपेण ये दोनों के बीच में है। यही कारण है कि इसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ जो 10 देशों का एक संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं। अब आसियान की बात करें दोस्तों तो इसको जो है इसका गठन 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। अगर इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो वो जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ, इंडोनेशिया की राजधानी। अब आप के मन में सवाल आएगा कि इस संगठन का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया, भी मैंने चर्चा किया कि सभी देशों के बीच आपसी सांस्कृतिक, सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को क्या बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, यानी सही बनाना है। इसकी मुख्यालय कहाँ है, राजधानी जकार्ता में है। स्थापना के बारे में चर्चा कर दिया। जिस समय जब 1967 में इसका स्थापना हुआ था उस समय इसके संस्थापक सदस्य में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। लेकिन वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है दोस्तों, तो सदस्य देशों की संख्या 10 है। अब 10 देश का नाम अगर हम आपसे कहें तो देखिए, पहला हो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आपको ये 5 देश हो गए। ओके, उसके बाद है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, उसके बाद है ब्रुनेई,
फिलीपींस। इस प्रकार से आप दो जोड़ोगे तो कुल मिला के देशों की संख्या कितना हो जाएगा 10। तो आसियान में देशों की संख्या कितना हो गया 10। इसको आप लोग मैप पे इसे आप लोग देख सकते हो। यही दक्षिणी चीन सागर में क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है भारत और आसियान के 10 देश मिल के एक नौसैनिक अभ्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बना है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। दोस्तों आप किसको इसको आंसर करोगे, विराट कोहली या रोहित शर्मा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर आजम। ये वही बाबर आजम पाकिस्तानी टीम का, क्रिकेट पुरुष टीम का ये कप्तान है और एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है दोस्तों। तो बाबर आजम ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए क्या किया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड को तो तोड़ा है लेकिन विराट कोहली के रिकॉर्ड को वो नहीं तोड़ पाया। यह 12,000 पूरे इंटरनेशनल की बात करें, जिसमें वनडे हो गया, T20 हो गया, चाहे क्या टेस्ट हो गया, सब में मिला के इसका जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट रन 12,000 रन की बात करेंगे तो सबसे तेज दूसरा सबसे एशियाई, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, ये एशिया की तुलना वर्ल्ड में इससे भी कम पारी में लोग क्या किया हुआ है, रिकॉर्ड को ध्वस्त किया हुआ है। तो अभी जो बाबर आजम है वो सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तो तोड़ दिया लेकिन विराट कोहली से रह गए क्या ये पीछे। अगर हम एशिया की बात करें पारी के हिसाब से सबसे तेज 12,000 रन का, तो सबसे तेज जो है अपना विराट कोहली 276 पारी में सबसे तेज 12,000 रन पूरा किया था। 277 पारी में बाबर आजम, ये पाकिस्तान का है। 284 पारी में जावेद मियांदाद, यही भी पाकिस्तान का है। जबकि सचिन तेंदुलकर ने ये रिकॉर्ड 288 पारी में बनाया था। तो यही कारण है कि जो बाबर आजम है अपना भारत के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तो तोड़ पाया लेकिन ये विराट कोहली के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। अगर हम पूरे इंटरनेशनल की बात करें, अगर हम बात करें विश्व की, इंटरनेशनल विश्व की, तो विश्व में सबसे कम पारी में 12,000 रन बनाने का वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी विलियम रिचर्ड्स यानी 255 पारी में ये बनाया है और हाशिम आमला 264। इस प्रकार से अगर हम विराट कोहली की जगह की बात करेंगे तो पूरे विश्व में 1 2 3 4 5वें नंबर का बल्लेबाज है जो 12,000 सबसे तेज रन बनाया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बाबर आजम का ये नया रिकॉर्ड हो गया। पांचवा और अंतिम प्रश्न है इस एक्सप्लेनेशन का, डिस्कशन वाला क्वेश्चन का, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ता ने कंप्यूटेशनल टूल जीवीएम ड्राइवर विकसित किया है? यानी कि हाल ही में कौन आईआईटी संस्थान ने इस कंप्यूटेशनल टूल जीवीएम ड्राइवर को विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के बारे में इसके पहले भी आया था दोस्तों कि हाल ही में एक अन्य संस्था अपना एक ब्रांच कहाँ खोला है, तो इस देश से बाहर, तो तंजानिया में। तो आईआईटी मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कंप्यूटेशनल टूल जीवीएम ड्राइवर को क्या किया है, तो विकसित किया है। अब हम लोग अंत में कुछ मूड रिफ्रेशर देख लेते हैं, जैसे प्रमुख निधन एवं नियुक्ति जो इंपॉर्टेंट है। प्रमुख निधन एवं नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों ये अंडमान एवं निकोबार के 17वें कमांडर इन चीफ होंगे। दोस्तों आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि अभी भारत में एकमात्र जगह अंडमान निकोबार है कि जहां तीनों सेना का एक मुख्यालय है, तीनों सेना वहां पे कार्यरत है अंडमान निकोबार। तो उसके जो 17वें कमांडर इन चीफ है वो कौन बना है, तो साजू बालकृष्णन एयर मार्शल। दूसरा प्रश्न है दोस्तों ये निधन में कि प्रसिद्ध इतिहासकार रंजीत गुहा एक इतिहासकार थे, उनका 100 वर्ष में क्या हो गया है, निधन हो गया है। अब कुछ प्रमुख पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। दरअसल क्या है कि ये जो है रूस के एक लेखिका है लेकिन वर्तमान में ये कहाँ रह रही है, जर्मनी में। तो इनके एक कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स में के तहत इन्हें ये पुरस्कार मिला है। इसमें इन्होंने गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स में इन्होंने महिलाओं के खिलाफ छिपे हुए हिंसा और इससे उत्पीड़न को भड़काने वाले जो शक्ति है उसके बारे में संवेदनशीलता से इसको उजागर किया है। तो यही कारण है कि इसके कविता संग्रह आपसे पूछेगा किस कविता संग्रह, तो कविता संग्रह का नाम है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। इसके तहत इन्हें इस कविता के संग्रह के तहत ये पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर
बात करें किंग्स चार्ल्स थर्ड, ये ब्रिटेन के कौन है, वर्तमान में अभी किंग है। तो किंग्स चार्ल्स थर्ड ने ब्रिटेन स्थित एक संस्कृत विद्वान, उसका नाम क्या है, डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार, ये भारतीय मूल के हैं। एम.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन के मानद एमबीई पद से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो किंग्स चार्ल्स थर्ड के द्वारा इन्हें ब्रिटेन के मानद एमबीई पद से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये भारतीय विद्या भवन केंद्र के कार्यकारी निर्देशक भी हैं। खेल विशेषांक में देखें हम लोग दोस्तों, डिंग लीरेन बने चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप। डिंग लीरेन जो है वो चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। दोस्तों ये जो विजेता है, ये किसे हराकर, आपसे प्रश्न पूछेगा ये किसे हराकर ये विजेता बना है, तो विजेता के तौर पे देखेंगे तो इसका जो उपविजेता है जिसे हराकर ये बना है, उसका नाम है इयान नेपोम नियाची। वह रूस का है, यानी कि चीन का एक खिलाड़ी डिंग लीरेन ने रूस के नियाम नेपोम नियाची को हराकर प्रथम बार, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि चीन का ये प्रथम विश्व शतरंज का चैंपियन बना है। अभी तक पूरे शतरंज के चैंपियन की बात करेंगे तो कुल मिलाकर ये 17वें नंबर का चैंपियन है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखें दोस्तों, तो भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारी को आर्टिलरी रेजिमेंट, यानी आर्टिलरी रेजिमेंट कहते हैं तोपखाना विभाग में क्या किया है, शामिल किया है। तो तोपखाना विभाग में शामिल किया गया है। तो भारतीय सेना के लिए बहुत गर्व की बात है कि इसमें पहली बार क्या किया गया है कि 5 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है तोपखाने रेजिमेंट में। अगर भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार देखें तो भारत में अभी तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर 9118 महिला अभी कार्यरत है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अभी वर्तमान में नेवी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा महिला अभी कार्य कर रही है। उसके बाद है शशि शेखर वेम्पत्ति एक लेखक हैं। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट एवं कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये जो विमोचन किया गया है ये अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और नरेंद्र मोदी का ये जो विमोचन है अपने मन की बात के 100वीं एपिसोड में इसका किया गया था। तो कि इन्फोसिस को पीछे पछाड़कर आईटीसी बनी भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी। तो दोस्तों क्या है कि आईटीसी लिमिटेड जो है वो इन्फोसिस को पीछे पछाड़कर इंडिया की, यानी भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ये इन्फोसिस कंपनी के मालिक कौन थे, तो इनके मालिक जो है नारायण मूर्ति, और वही नारायण मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी के ससुर, ऋषि सुनक जी के ससुर, इन्फोसिस के मालिक। तो उनको पछाड़ के जो है आईटीसी कंपनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगला है दोस्तों, तमिलनाडु जो है लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में, यानी बाजार के उधारी के मामले में लगातार तीसरे साल सबसे ऊपर पर रहा है। ये किसकी रिपोर्ट है, तो आरबीआई के रिपोर्ट के आधार पे तमिलनाडु जो है लगातार तीसरे साल भी बाजार उधारी में टॉप पे रहा है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करें दोस्तों तो 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, यानी विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग अंत में देख लेते हैं 2 मई 2023 का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। अगला प्रश्न था हाल ही में किसने बाजार अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला प्रश्न दो, हाल ही में यूरोप का सबसे अधिक रिफाइनरी, यही चर्चा पहले प्रश्न में किया था, कौन बना है, तो भारत आपूर्तिकर्ता में एक्सपोर्टर। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, सर्जियो पेरेज हराकर किसे, वेरस्टेपेन को हरा के। अगला प्रश्न है हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो AK मोहंती। ये किनका जगह लिए हैं, तो KN व्यास का। दोस्तों अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय